T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके इनिशियल 15 मेंबर स्क्वाड की लिस्ट आईसीसी को पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने 1 मई तक जमा करवानी थी, लेकिन अब जबकि 2 मई शुरू हो चुका है तो पाकिस्तान समेत कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने लिस्ट आईसीसी को भेज तो दी है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर कौन से नाम शामिल हैं उनके बारे में अपने अपने मीडिया हाउसेस जो हैं उनको आगाह नहीं किया गया। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा परेशान थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब देख रहे थे कि आखिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान है ये क्यों नहीं किया जा रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो चीजें सामने आई थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है और इसीलिए जो इनिशियल 15 मेंबर स्क्वाड की लिस्ट आईसीसी को भिजवाई गई है उसके अंदर कौन कौन से नाम शामिल हैं ये पाकिस्तानी मीडिया को नहीं बताएंगे कि अगर हमने बाद में नाम तब्दील किए तो फिर पाकिस्तानी जो मीडिया है वो हमारे पीछे पड़ जाएगा कि आखिर ये आपने किया क्या है। और उसके अलावा अगर जो नाम हम चेंज करके जनाब फाइनली इंक्लूड करते वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना कर पाते तो देन अगेन जनाब सबसे बड़ा मसला खड़ा हो जाता कि आपने फलाने को क्यों निकाला था। फिर सिफारिश कल्चर की जो बातें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से सामने आती, लेकिन अब रात के एक नई खबर सामने आई और इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जिन्हें 15 नवंबर 2023 को जका अशरफ साहब की जो मैनेजमेंट है उन्होंने कप्तानी से उतारा था, उनको मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी बने तो उन्होंने दोबारा से कप्तान अपॉइंट किया और कप्तान अपॉइंट किया सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। तो उसी कप्तान बाबर आजम ने वो सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को सिफारिश की थी कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जाए, वो सिलेक्शन कमेटी की जो टीम है वो मानने से इनकार कर दिया है। और 2 खिलाड़ियों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनके इंक्लूजन की जो बात है वो बाबर आजम ने की है। सो ये 2 खिलाड़ी कौन से हैं और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर क्यों गर्दिश कर रही है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जनाब एक गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें और जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल सके और जैसे ही हम यहाँ पे वीडियो पब्लिश करें तो आप उसके साथ ही हमारी वीडियोस जो है वो वॉच कर सके। तो जनाब अब आते हैं जो असल चीज़ थी, जो असल टॉपिक था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक 5 T20 मैच खेले थे, इनके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो सवाल दरपेश थे उनके जवाब मिल चुके हैं। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को जवाब मिले नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के लिए मजीद कई सवालात जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। लेकिन फिर जो हम तक चीजें पहुंची उनको देखते हुए जो 15 मेंबर स्क्वाड तरतीब दिया गया था उसमें सिर्फ 2 स्लॉट्स ऐसी थी जिनको लेके मुकाबला था। एक स्लॉट थी रेगुलर स्पिनर के साथ पाकिस्तान जाएगा या उसामा मीर के साथ जाएगा जो बाद में पाकिस्तान के लिए बैटिंग के अंदर भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो है वो एड अप कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो इरफान खान नियाजी वर्सेस आजम खान था और अनफॉर्चुनेटली दोनों इंजर्ड हो गए और इनके बारे में अभी तक जो इनकी इंजरी अपडेट है वो उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज नहीं की। तो उस वक्त भी जब मैंने इनिशियली आपके साथ 15 मेंबर स्क्वाड के बारे में खबर शेयर की थी तो मैंने ये कहा था कि इन 2 स्लॉट्स को लेकर जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेस कर रहा है और सिलेक्शन कमेटी को भी प्रॉब्लम है, कप्तान बाबर आजम जिनको दोबारा से कप्तान बनाया गया है वो भी प्रॉब्लम के अंदर हैं। लेकिन जो शुएब जट साहब पाकिस्तान के एक जनाब स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अंदर अगर बात की जाए तो एक बड़े सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अनाउंसमेंट है ना वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कप्तान बाबर आजम जो हैं वो अड़ गए। उसके बाद रात के एक चीज वायरल होना शुरू हुई पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि कादिर उस्मान एक शख्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि बाबर आजम वर्सेस सिलेक्शन कमेटी मामला शुरू हो गया है और बाबर आजम ने 2 खिलाड़ी जिनमें मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन और ऑलराउंडर आमिर जमाल शामिल हैं, इनके लिए आवाज उठाई है और इनके हवाले से यह कहा है कि इनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। अब 1 मिनट के लिए अगर मान लिया जाए कि यह खबर दुरुस्त है तो फिर यह चीज चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बाबर आजम पेशावर जल्मी के जो अपने दोस्त हैं उनको टीम के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाबर आजम यारियां दोस्तियां निभा रहे हैं
तो इसके ऊपर जो स्टैट्स चीजें प्रोवाइड करते हैं वो ये है कि इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी एज अ बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन या एज अ बैकअप बैट्समैन के तौर पर हसीबुल्लाह खान को देख रही है, उनका ताल्लुक भी पेशावर ज़ल्मी से है। और हसीबुल्लाह खान ने पाकिस्तान के लिए एक T20 मैच खेला था 21 जनवरी 2024 को, जब पाकिस्तान पहले 4 T20 मैच न्यूजीलैंड से हार चुका था। तो 5वें मैच के अंदर इनको एज एन ओपनर चांस दिया गया था और उस मैच के अंदर ये अंडे के ऊपर आउट हुए थे। खैर आपका डेब्यू मैच था, उस तरह से चीजें नहीं चल पाई, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर PSL सीजन 9 की बात की जाए तो इस PSL सीजन 9 में भी इन्होंने 78 रन स्कोर किए हैं, 13 की एवरेज है इनकी और 136.84 इनका स्ट्राइक रेट है। जबकि इनके मुकाबले पर अगर मोहम्मद हारिस को देखा जाए, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है और विकेट कीपिंग अगर आप उनसे नहीं भी करवाते तो आप उनको एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं। तो उन्होंने PSL सीजन 9 के अंदर 142 रन स्कोर किए 10 मैचेस के अंदर, 15.77 इनकी एवरेज थी, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट था 132.71 जो कि हसीबुल्लाह खान से थोड़ा सा कम था। लेकिन मोहम्मद हारिस को एक एज हासिल है, वो T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम फंसी हुई थी। 3 में से सिर्फ एक मैच अगेंस्ट नेदरलैंड पाकिस्तान ने जीता था। पहला मैच इंडिया से हारे, दूसरा मैच जिम्बाब्वे से हारे, जहां पर सिर्फ 130 रन पाकिस्तान चेज कर रहा था और पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया था। और फिर नेदरलैंड को पाकिस्तान ने 90s के ऊपर पकड़ा और लेटर ऑन पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर वो रन जो हैं वो 13.5 ओवर्स के अंदर चेज कर लिया। फिर साउथ अफ्रीका के मैच में मोहम्मद हारिस जो हैं उनकी एंट्री होती है, पहली विकेट पाकिस्तान की 4 रन के ऊपर गिरती है। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए मोहम्मद हारिस आते हैं तो वो आते साथ ही जो साउथ अफ्रीका के डेंजरस और खतरनाक बॉलर्स थे उनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं और 11 गेंदों के ऊपर 28 रन स्कोर करते हैं। फिर उससे वेरी नेक्स्ट मैच के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 18 गेंदों के ऊपर 31 रन स्कोर किए। देन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल इनको खेलने को मिला, इन्होंने 26 गेंदों के ऊपर 30 रन स्कोर किए। हाँ, फाइनल के अंदर उस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन वहां पर पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो फेल हुई थी फाइनल के अंदर। सो इसलिए मोहम्मद हारिस भी फेल हो गए। सो इनकी जो 3 इनिंग्स हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 की, वो मेरे नजदीक हसीबुल्लाह खान के ऊपर एज हासिल कर जाती हैं। सो पाकिस्तान को अगर तो बाबर आजम ने ये कहा है तो इस चीज को सिफारशी कल्चर या यारी दोस्ती के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस चीज को राइट लेना चाहिए। और बाबर आजम ने ये अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर पाकिस्तान के पास आजम खान या इरफान खान न्याजी नहीं है तो दैन हसीब के पीछे जाने की बजाय हम मोहम्मद हारिस के पीछे जाएं। और अगर इरफान खान न्याजी या आजम खान में से कोई फिट हो जाता है और उसको हम इनिशियल 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर डालते हैं तो देन जो रिजर्व खिलाड़ी है उस लिस्ट में कम से कम हम मोहम्मद हारिस जो है उनको डाल लें, ताकि अगर वर्ल्ड कप के दौरान किसी प्लेयर को इंजरी का मसला होता है तो हम फौरन इसको टीम के अंदर इंडक्ट कर लें। इसके बाद जो दूसरा नाम है आमिर जमाल का। आमिर जमाल ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे और इनको जो मैचेस मिले थे वो भी सिर्फ 2 थे। और इन 2 मैचेस के अंदर इन्होंने 23 रन बनाए थे अपने बल्ले के साथ और इनमें एक दफा 14 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे और इनका स्ट्राइक रेट था 153.33 का। जबकि बॉलिंग में इन्होंने 2 ओवर किए, 2 मैच खेले, 8 ओवर किए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी। 12.13 इनका इकॉनमी रेट था। बड़े जनाब ये उस सीरीज के अंदर 2 मैचेस खेलकर जो महंगे बॉलर हैं वो साबित हुए थे। लेकिन PSL सीजन 9 को देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए जो सेकंड बेस्ट एवरेज थी वो आमिर जमाल की थी। 34.50 की एवरेज के साथ इन्होंने 8 मैचेस के अंदर 138 रन स्कोर किए थे और 162.35 इनका स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा बॉलिंग में इन्होंने 24 ओवर फेंके, 230 रन दिए, 5 विकेटें इन्होंने हासिल की और 9.58 इनका इकॉनमी रेट था। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। आपने इफ्तिखार को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है, आपने शादाब को भी डालना है, आपने साइम अयूब को भी खिलाना है। तो फिर पाकिस्तान के पास कितने बॉलर हो गए? इमाद वसीम को भी इंक्लूड कर ले, स्पिन बॉलर। 4 स्पिन बॉलर है जिनमें आप साइम अयूब से 2 ओवर मैक्सिमम करवा लें, पूरे 4 ओवर्स का कोटा ना भी करवाएं तो इफ्तिखार 4 ओवर्स का कोटा कर सकते हैं, शादाब 4 ओवर्स का कोटा कर सकते हैं और इमाद वसीम 4 ओवर्स का कोटा कर सकते हैं। सो टोटल मिला के जो स्पिन डिपार्टमेंट के बॉलर्स हैं पाकिस्तान उनसे 14 ओवर करवा सकता है। तो पाकिस्तान को जरूरत क्या है? एक
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो वाहिद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद है वो अब्बास अफरीदी हैं। और अब्बास अफरीदी ने थोड़ा सा कैलिबर शो किया है, लेकिन उस तरह से अभी प्रॉपर इन्होंने अपने आप को जो दुनिया क्रिकेट है उसमें एज एन ऑलराउंडर नहीं बनवाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एज अ बॉलर जनाब वो पाकिस्तान के लिए कामयाब होते हुए नजर आए। इसके अलावा जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना है वहां पर चूंकि ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल की जा रही है, एडलेड ओवल वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली, तो उन कंडीशंस को और उस पिच को जहन में रखा जाए तो फिर पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ भी और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी उस मैदान में उतर सकता है। सो अगर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स जिनमें आमिर, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ के साथ जाता है तो फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये जो 4 फास्ट बॉलर आमिर, नसीम, शाहीन और हारिस की सूरत में मैंने आपको बताए हैं, इनमें से किसी एक को बिठाकर अब्बास अफरीदी को ट्राई आउट करता है तो देन अब्बास अफरीदी बॉलिंग में तो पाकिस्तान के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग में फिर अगेन पाकिस्तान को इशू होगा कि पता नहीं अब्बास अफरीदी स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे। सो इस तनाजुर में अगर चीजों को देखा जाए तो फिर जो बाबर आजम है उन्होंने मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल के लिए अच्छा जो पॉइंट है वो रेज किया है और ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने चीजों को डिग आउट करने की कोशिश की तो फिर मेरे सामने ये जो कादिर उस्मान नामी शख्सियत है ये सामने आए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर तो शुएब जाट साहब की ट्वीट के साथ ये चीज मुंसलिक की जाए और इसको उस तनाजुर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज हुई जरूर है, अब वो उस तरह से सामने नहीं आई। और जो कादिर उस्मान वाली बात है, कादिर उस्मान का पता ही नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर मजीद क्या डिस्कशन करें। लेकिन अगर यह बात सच है और यह बात हकीकत पर मबनी है तो फिर बाबर आजम ने अच्छा पॉइंट जो है वो रेज किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों ने हदफ तनकीद किसको बनाना है? कप्तान बाबर आजम को। कोच के बारे में भी कह दिया जाएगा कि इसको उतना टाइम ही नहीं मिला और सिलेक्शन कमेटी कहेगी कि तो हमने तो जो कप्तान है उसकी बात मानी थी। सो अगर बाबर ने अकाउंटेबल होना है तो फिर बाबर अपनी मर्जी की जो टीम है वो भी वर्ल्ड कप के अंदर लेकर जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।